हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन दो बैलों की कथा लेसन फर्स्ट क्लास 9 जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। जीवन परिचय देखिए। यूं तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपने सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। उनके बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। नौकरी के दौरान ही प्रेमचंद जी डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। रचना परिचय। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 11 उपन्यास लिखे। इनके कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। इनकी रचनाएं देखिए। उपन्यास गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन तथा कर्मभूमि। कहानियों में है कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्तसरोज, अग्निसमाधि, प्रेम गंगा और सप्तसुमन आदि। उनके नाटक में करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। संपादन कार्य में हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। उनके निबंध में है कुछ विचार। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। इनके लेखन में देश प्रेम एवं देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, ऋण प्रस्तुतता, अशिक्षा के अलावा समाज में फैली बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल तथा बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य सृजन किया। भाषा शैली में प्रेमचंद का साहित्य जनसाधारण का साहित्य है। उनके साहित्य की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा व्यवहारिक शब्दों से युक्त है। उन्होंने लोक भाषा में साहित्य सृजन किया। उनके पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल है। वे बड़ी से बड़ी बात को भी सरल शब्दों और संक्षेप में कहने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अपने लेखन में प्रयोग किया है। इससे भाषा सजीव, प्रभावमयी तथा व्यवहारिक बन गई है। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके हीरो और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे, ढीलडोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में भी कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब वो सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर
मजबूत पगहे को तोड़ लिए और सुबह तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चन्नी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में घराव, कीचड़ में सने पैर तथा आंखें विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव में लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने, फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चुनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गई। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही न आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत करवाया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेड़ा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं पर गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़े ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सीधे ही खेत में था। वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा। यहाँ कई भैंसे, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर न आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां, बाद में भैंसें कांजी होश से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने स्थान पर ही जाकर रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया।